नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 की श्रृंखला चल रही है और उसमें अपन चैप्टर वाइज जो है वह चर्चा कर रहे हैं। और आज जिन चैप्टर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे वह है चैप्टर नंबर 7 और 8। विशेष रूप से अपनी ये कक्षा है 7 नंबर की जो है वह कक्षा आपके आर्थिक समीक्षा की आ रही है, जिसमें 7वें चैप्टर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे शहरीकरण और शहरी विकास के ऊपर। मेनली जो है वह अर्बन एरियाज़ के बारे में सारी की सारी चर्चा करेंगे कि भाई शहरी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, कितना क्या अनुमान है, शहरी क्षेत्र के अंदर जो है वह साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएगी। और आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन है आप अभी देखेंगे, कई सारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वह जनसंख्या के टॉपिक के अंदर यहाँ से इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा बुनियादी सामाजिक सेवाएं जो है यह अपना दूसरा चैप्टर रहेगा और इसके अंदर अपन विशेष रूप से जो है वो शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की हो, चाहे एसआई हो, चाहे ईओआरओ हो, या फिर फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम, कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो जो कि करंट अफेयर्स, जो कि आपके राजस्थान ज्योग्राफी या फिर राजस्थान इकोनॉमिक्स रखता हो, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह क्लासे रहने वाली है। आने वाले एग्जाम के अंदर आप सभी को पता चलेगा कि आर्थिक समीक्षा से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आरएस और एसआई के जैसे एग्जाम के अंदर तो 10 से 12-15 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आर्थिक समीक्षा की जो क्लासें हैं यहाँ पर अपन विस्तार से देख रहे हैं। बिल्कुल पिछले 3 सालों से अपन जो है वो निरंतर रूप से आर्थिक समीक्षा की क्लासें देख रहे हैं। इस वजह से आप सभी से यही निवेदन है मेरा कि इन क्लासों को बहुत अच्छे से देखिए, अगर आप किसी राजस्थान के बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन चैप्टर नंबर 7 के ऊपर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 7 शहरीकरण और शहरी विकास के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये है, लगभग आपको सभी जगह पर जो है वह इसमें चार्ट नजर आएंगे, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर चार्ट के माध्यम से समझाया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इस आर्थिक समीक्षा के अंदर बताया गया है। जैसे कि राजस्थान के अंदर शहरीकरण, सबसे पहले अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और शहरीकरण के बारे में पहली चीज लिखी हुई है, कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए, अब एक एक चीज को समझते जाना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो यहीं से ही बनने वाला है। और कैसा बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, राजस्थान की कुल जनसंख्या के अंदर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आप सभी लोग पढ़ते हैं, जब जनसंख्या का टॉपिक राजस्थान भूगोल के अंदर या अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हैं, तब आप लोग ये पढ़ते हैं कि 2011 के अनुसार, आप लोग पढ़ते हैं कि 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या के अंदर 75.1% जो है वह तो ग्रामीण जनसंख्या है, और वहीं आप लोग पढ़ते हैं कि भाई 24.9% जो है वह आपके शहरी जनसंख्या है। कुछ इस प्रकार से जो है वह आप लोग आंकड़े पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए कौन सी चीज अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। यह तो आप लोग आर्थिक अपने जनसंख्या वाले टॉपिक में पढ़ते ही हैं। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले आर्थिक समीक्षा से, वह बन सकते हैं इस अनुमान से। यानी कि आपको एग्जामिनर जो है वह यह नहीं पूछेगा अब कि जो है वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या है। अगर क्वेश्चन इस वाले आर्थिक समीक्षा में से बनता है तो वह ऐसा बनेगा कि 2021 के अंदर क्या अनुमान है और 2031 में क्या अनुमान है। तो देखना है, एक तरफ लिखी हुई है भारत की और एक तरफ लिखी हुई है राजस्थान की। अपने को विशेष रूप से किसकी बात करनी है, राजस्थान की। देखिए, 2011 के अंदर जहां 24.87% जो है वह आपके 2011 में शहरी जनसंख्या थी, राजस्थान की कुल जनसंख्या की 685,48,437 की 24.87% कौन सी थी, शहरी थी 2011 में। वही 2021 के अंदर 24.87 से कितनी हो रही है, 26.33% हो रही है। और वही 2031 के अंदर कितनी हो रही है, 27.74% हो रही है। तो बात को वापस समझ जाना है, एक बार वापस देख लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021 में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, 26.33%। 24.87 से 26.33। और फिर 2031 के अंदर, अगले 10 साल के अंदर कितना होने का अनुमान है, तो 26.33 से 27.74 तक हो सकती है, यह अनुमान है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आरएस मेंस जैसा एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप यह आंकड़े लिख देते हैं, कहीं पर भी शहरी विकास की बात आती है, कहीं पर भी शहरी क्षेत्र की बात आती है, तब अगर आप यह लिख देते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2031 तक जो है वह शहरी क्षेत्र की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 28% हो जाएगी, तो एक आपके आंसर के अंदर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये मोटा मोटा सा एक ऐसे याद रख लीजिए, लगभग हर वर्ष जो है वो 1-1% जो है वह शहरी जनसंख्या बढ़ रही है। तो पहली चीज तो ये आ गई कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वह आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद में आता है राजस्थान की जनसंख्या।
राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है वह 2011 के अंदर कितनी है वह आपके सामने बताई गई है। देखिए, राजस्थान की 2011 में कुल जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़ लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, 6, 85, 48, 437, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जो कि किसके अनुसार है, 2011 के अनुसार। और इसमें पुरुष और महिलाओं की भी आपको स्पेशली बताई गई है कि 6.85 करोड़ में से 3.55 करोड़ तो है पुरुष और 3.30 करोड़ कौन है, महिलाएं हैं। क्योंकि इसके ऊपर आपको ज्यादा नहीं जाना है। आपको जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वह बन सकता है 2021-22 और 2021 और 2031 के अंदर कितना कितना जो है वह अनुमान रह सकता है। तो जो 6.85 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की 2011 में थी, यह 2021 के अंदर 7.93 करोड़ होने का अनुमान है, पहली बात। और यही 2031 के अंदर 8.72 करोड़ होने का अनुमान है। तो दोनों तीनों चीजें ध्यान रखनी है। जहां 2011 में 6.85 करोड़ है, वही 2021 में 7.93 करोड़ हो जाएगी और वहीं 2031 के अंदर 8.72 करोड़ हो जाएगी। यह अनुमान इसमें लगाया गया है राजस्थान की जनसंख्या का। ठीक है, यहाँ पर देखिए महिला और पुरुष का जो अंतर है वह यहाँ पर भी अंतर है, यहाँ पर भी अंतर बरकरार है और यहाँ पर भी अंतर बरकरार है, जो कि अंतर निरंतर रूप से देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा आपको अनुमान इसमें याद रखने हैं कि पहला अनुमान जो है वह बताया गया है कि शहरी जनसंख्या 2011 में जहां 24.87 थी, वह 2021 में 26.33, 2031 में 27.74 हो जाएगी। वहीं बात करें कुल जनसंख्या की, जो 685 थी, 6.85 करोड़, वही 7.93 करोड़ हो जाएगी 2021 के अंदर और 2031 के अंदर 8.72 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद में अगली चीज आती है राजस्थान की शहरी जनसंख्या। देखिए, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत टोटल जनसंख्या में कितना है, वह अपन ने एक अनुमान देखा था और यहां पर देख रहे हैं शहरी जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार आप सभी को पता है कि 2011 के अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ में 1.70 करोड़ यानी कि 170 लाख जो जनसंख्या है वह कौन सी है, टोटल जो है वह शहरी जनसंख्या थी 2011 में। जो कि 2021 और 2031 के अंदर कितने कितने होने का अनुमान है वह आपके सामने बताई गई है कि 2021 के अंदर जो है यह 1.70 करोड़ से 2.09 करोड़ हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 24.87 थी, ये बढ़कर 26.33 हो रही है, फिर बढ़ रही है 27.74 हो रही है। इसका मतलब ये भी यहाँ पर भी क्या होगी, निरंतर रूप से बढ़ेगी। 1.70 से 2.09 करोड़ हो गई और फिर 2.09 से 2.42 करोड़ हो जाएगी। यानी कि यह भी क्या हो रही है, निरंतर रूप से बढ़ रही है शहरी जनसंख्या, यह भी इसमें बताई गई है। अगली चीज देखिए, अब आती है राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। ये आप क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप कई सारे एग्जाम के अंदर देखे होंगे। आपको डायरेक्टली इस बार थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी 2 से 3 शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थर्ड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात किस जिले का है, और एक शिफ्ट में यह पूछा गया था कि राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किस जिले का है। तो इस वजह से आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कहाँ का ज्यादा है और कहाँ का जो है वह आपके कम है। तो वापस देख लीजिए, राजस्थान के अंदर जब बात की जाती है शहरी लिंगानुपात की, तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले आपके सामने टोटल 5 जिले लिखे गए हैं। ये आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात किस जिले का है, तो टोंक जिले का है। कितना है, 985 है। 1000 में से 985 शहरी लिंगानुपात है टोंक का सबसे ज्यादा। उसके बाद में बांसवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, फिर राजसमंद, 2011 की जनगणना के अनुसार। आप केवल टॉप वाला याद रखिए जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में सबसे ज्यादा। वहीं राजस्थान का सबसे कम जो शहरी लिंगानुपात है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, इसमें आपके सामने टोटल 5 जिले बताए गए हैं कि भाई सबसे कम जो है वो जैसलमेर का है। शहरी लिंगानुपात कितना है, 807 है। उससे ज्यादा है धौलपुर का 864, फिर है अलवर का 872, फिर है गंगानगर 878, फिर है भरतपुर 887। लेकिन आपको इसमें से केवल ये टॉप वाले जो 2 है यही याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपको यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात किस जिले का है, तो टोंक का है 985। और राजस्थान के किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है, शहरी लिंगानुपात, तो जैसलमेर आ जाएगा आपके 807 व्यक्ति, यानी कि पुरुष प्रति 807 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, इसका आपके आ जाएगा लिंगानुपात। अगला आता है राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। देखिए यहाँ पर तो ऑल ओवर लिंगानुपात की बात हो रही है
यानी कि सारे के सारे जिसमें बच्चे और बूढ़े सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। बाल लिंगानुपात का मतलब क्या हो जाता है? बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का लिंगानुपात कितना है राजस्थान के अंदर, उस चीज की बात हो रही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले। तो आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले एग्जाम में यहां से इस टेबल से क्वेश्चन बनना बिल्कुल 100% मुझे लग रहा है क्वेश्चन बनेगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात है? सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात किस जिले का है? तो आपका आंसर होना चाहिए नागौर का। नागौर का जो शहरी क्षेत्र है वहां का बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, कितना है? 907। भाई ऑल ओवर शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक का है, लेकिन बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? तो नागौर का है, 907। ठीक है ना। नागौर के बाद में फिर बीकानेर है, 906 है। ठीक है ना। उसके बाद में जो है वह आपके भीलवाड़ा का है, 904 है, फिर बारा का 901 है, फिर चूरू का 898, यानी कि धीरे धीरे कम हो। तो सबसे ज्यादा है नागौर का 907 बाल लिंगानुपात। ऑल ओवर राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है, ऑल ओवर राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888 है। और ऑल ओवर, ठीक है ना, ऑल ओवर बाल लिंगानुपात की बात करें ना तो 888 है। लेकिन शहरी क्षेत्र का बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो है वह किसका है? नागौर का है। सबसे कम अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात किस जिले का है, तो आपका आंसर हो जाएगा धौलपुर। और कितना है? 841 जो है वह सबसे कम आता है धौलपुर का। ठीक है। धौलपुर से जस्ट ज्यादा है गंगानगर, फिर दौसा है, फिर अलवर है, फिर भरतपुर है। तो इन पे आपको नहीं जाना है। यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन बनेंगे वह यह 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि पिछली वाली स्लाइड से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात टोंक का, सबसे कम जैसलमेर का। वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी बाल लिंगानुपात तो नागौर जिले का है, और सबसे कम बाल लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात तो आपके धौलपुर जिले का आ जाएगा। ये यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में अगली चीज आती है साक्षरता। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपने टॉपिक का नाम ही है शहरीकरण एवं शहरी विकास, तो शहरी क्षेत्र की ही बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान के अंदर शहरी साक्षरता दर कितनी क्या है। तो ये भी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। पहला आपके जो टेबल बताई गई है ये बता रहा है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, और राजस्थान में न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से। तो बात को वापिस समझना है। राजस्थान में सर्वाधिक जो शहरी क्षेत्र के साक्षर लोग हैं वह उदयपुर के अंदर है। उदयपुर की कुल जनसंख्या, कुल शहरी जनसंख्या का 87.5% जो है वह क्या है? आपके साक्षर है। वही बात करें कि राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र में न्यूनतम जो शहरी साक्षरता है वह किसकी है? तो वह आ जाती है नागौर की। वह किसकी आ जाती है? आपके नागौर की आ जाती है। यानी कि नागौर के शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, उन शहरी क्षेत्र के अंदर कुल जनसंख्या का केवल 70.6% ही साक्षर है। जहां नागौर राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी बाल लिंगानुपात लेकर बैठा है, वहीं राजस्थान में नागौर जो है वह सबसे कम शहरी साक्षरता दर लेकर बैठा है। तो दोनों चीजें याद रखनी है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा नागौर, सबसे कम धौलपुर का। राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र का सबसे ज्यादा लिंगानुपात टोंक, सबसे कम जैसलमेर। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र का बाल लिंगानुपात नागौर का, सबसे कम धौलपुर का। और शहरी क्षेत्र का सबसे ज्यादा साक्षरता उदयपुर की, और शहरी क्षेत्र की सबसे कम साक्षरता नागौर की आ जाती है। यह यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है। बाकी नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर साक्षरता दर आपको बताई गई है कि राजस्थान के अंदर जब हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो देखिए यह आपके सामने बताई गई है कि जो रेड में है ये तो है टोटल साक्षरता। तो 66 गुणियासी 52 एक दो एक पढ़ते हैं अपन कि भाई राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11% है टोटल। और अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर है ये कितनी है, और शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर है 61 ग्रामीण क्षेत्र की कितनी है? 61.40% है। वहीं शहरी क्षेत्र की कितनी है ऑल ओवर? तो वह आपके आ जाती है 79.70%, जो कि आपके 79.70% आ जाती है। तो देखिए ऑल ओवर तो कितनी है? 66 है। जब ग्रामीण की बात आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़े लिखे हैं, तो ग्रामीण में 66 से कहां पर आ जाएगा? 61 पर आ जाएगा आंकड़ा।
और शहरी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हैं तो शहरी में 66 से कहाँ पहुँच जाएगा, 79 के अंदर पहुँच जाएगा। तो ये आपको ऑल ओवर याद रखना है। जब अपन बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर अपना शहरी है, तो केवल अगर शहरी की बात करें तो शहरी के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो उदयपुर है, और सबसे कम कौन है, तो नागौर है। शहरी क्षेत्र की कितनी है साक्षरता, 79 है, जबकि ग्रामीण की 61 है, और ऑल ओवर कितनी है, 66 है। यह आपको इसमें याद रखना है। अगली चीज आपके सामने आती है कि राजस्थान के 1 लाख और उससे ज्यादा जनसंख्या वाले कितने शहर है राजस्थान के अंदर। तो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली प्री एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्री एग्जाम के अनुसार आपको सीधा आंसर बताना है कि राजस्थान के अंदर 30 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा है। अब वो शहर कौन कौन से हैं यह आपको कभी भी नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के ऐसे कितने शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा है। तो आपको बताना है 30 ऐसे शहर हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह जयपुर की है। उसके बाद में फिर जोधपुर है, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, ये सारे के सारे जो है वह यहाँ पर आपको 30 शहर दे रखे हैं जो कि 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से। यह भी एक शहरी क्षेत्र का ही पॉइंट आता है। अगली चीज आती है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वह और न्यूनतम जो है वह शहरीकृत जिले कौन से हैं। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या या फिर सबसे कम शहरी जनसंख्या एक अलग चीज होती है, एक होता है शहरीकृत जिला। यानी कि मान लो कि किसी जिले के अंदर 100 लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उस 100 में से 80 लोग जो है वह शहरी क्षेत्र में रहते हैं और 20 लोग जो है वो ग्रामीण में रहते हैं। एक दूसरा जिला है जिसमें भी 100 लोग रहते हैं, उसमें से 50 या फिर मान लीजिए 60 लोग जो है वो शहरी में रहते हैं और 40 जो है वो ग्रामीण में रहते हैं। तो अब बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा शहरीकृत कौन सा है। भाई, जिसमें ज्यादा, उस जिले की कुल जनसंख्या का ज्यादा हिस्सा शहरी क्षेत्र में रहेगा वो ज्यादा शहरीकृत है, और जिसका जो है वह कम हिस्सा रहेगा वह कम शहरीकृत है। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यही है कि राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्र रहता हो और सबसे कम शहरी क्षेत्र रहता हो। तो देखिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक और न्यूनतम शहरीकृत जिले कौन कौन से हैं। तो जैसे कि सबसे ऊपर आता है आपका कोटा। कोटा की कुल जनसंख्या का 60.31% किस क्षेत्र में रहता है, शहरी क्षेत्र में रहता है। यह कोटा राजस्थान का सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला है। वही अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे कम जो शहरीकृत जिला है वह है डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर की कुल जनसंख्या का केवल 6.39% ही शहरी क्षेत्र में रहता है, बाकी मैक्सिमम जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। यहां से यह आपको पता चलता है। वापिस समझ जाना है, बाकी वाले आपको नहीं पूछेंगे। आपको केवल और केवल ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, और जो यहां से पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत जिला कौन सा है और राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है। तो आंसर यही हो जाएगा, राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत जिला है कोटा और न्यूनतम शहरीकृत है डूंगरपुर। एक क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, मान लो इस शहरीकृत की जगह पर ग्रामीण लिख दिया जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जिला कौन सा है और सबसे न्यूनतम जो है वह ग्रामीणकृत जिला कौन सा है। तो जो शहरी वाला सबसे ज्यादा है वह ग्रामीण का सबसे कम हो जाएगा, और जो शहरी का सबसे कम है वो ग्रामीण का सबसे ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब राजस्थान का सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला है डूंगरपुर, सॉरी कोटा, और सबसे न्यूनतम शहरीकृत जिला है डूंगरपुर। वहीं इसका उल्टा कर दो, राजस्थान का सबसे ज्यादा ग्रामीण जो जिला है वह कौन सा है, तो फिर डूंगरपुर हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है आपके राजस्थान के अंदर माइग्रेशन। देखिए, माइग्रेशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। माइग्रेशन का जो मतलब होता है वह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग उठ उठ कर कहां पर जाना, शहरी क्षेत्र में जाना। ग्रामीण क्षेत्र से कहां पर जाना, शहरी क्षेत्र में जाना। यही चीज क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से प्रवास बोलते हैं। यानी कि लोग जो है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर, चाहे वहां की कोई आधारभूत संरचना हो, वहां की सुविधाएं हो शहरी क्षेत्र की, उनको लेने के लिए माइग्रेट होते हैं या फिर जगह छोड़ते हैं। यह आपके सामने एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें शहरीकरण के स्तरों में स्थानिक परिवर्तन, जो राजस्थान के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, सबसे कम माइग्रेशन हुआ, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर आप इस मैप के माध्यम से अगर देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि राजस्थान के अंदर ये वाले जो जिले हैं वो 40% से आसपास जो है वह क्या है, आपके प्लाइन वाले हैं, या फिर कह सकते हैं अपने माइग्रेशन वाले हैं। और वह माइग्रेशन वाले कौन से आते हैं, जयपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन वाले जिले हैं, जो कि इसमें दिखाए गए हैं।
और सबसे कम माइग्रेशन में आपको यह दिखाए जाते हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालौर और बाड़मेर आ रहा है। और इसी में ही एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डूंगरपुर है। इसमें कौन सा है, कोटा है। तो कोटा राजस्थान का क्या है, सर्वाधिक शहरीकृत जिला है, जो कि इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेशन में भी आ रहा है। और सबसे कम माइग्रेशन के अंदर आपका कौन आ रहा है, डूंगरपुर, जो कि राजस्थान का सबसे कम शहरीकृत जिला आता है। ये आप इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछा जाएगा, इसी के ऊपर आधारित जो है वो यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया है। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के अंदर लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि उनका पलायन का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो भारत की बात कर रहा है, ये यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहा है। अगर अपन राजस्थान के अंदर पुरुष और महिलाओं को अगर देखें, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है पुरुषों का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा हिस्सा है जो पुरुषों का है। और वह किसके लिए जाते हैं, तो पुरुष जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाते हैं, वह रोजगार के लिए जाते हैं, कार्य के लिए जाते हैं। बाकी महिलाओं का जो सबसे बड़ा हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है, और यह आता है विवाह का। यानी कि कोई भी महिला जो है वह ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में क्यों जाती है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या आता है, आपका विवाह आता है। तो महिलाएं शादी करती है ग्रामीण क्षेत्र में, और फिर वहां से अपने ससुराल चली जाती है शहरी क्षेत्र में। यह सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का कहां पर जाने के लिए, शहरी क्षेत्र में जाने का। जबकि पुरुषों का सबसे बड़ा कारण क्या है, उनका कार्य या फिर रोजगार इसमें आता है। वहीं अगर अपन बात करें कि भारत की अगर अपन बात करें, तो भारत में भी जो बड़ा हिस्सा है पुरुषों का, वह कार्य या रोजगार के लिए ही आता है। और महिलाओं का बड़ा हिस्सा जो है वह उनका विवाह के बाद में शहरी क्षेत्र में जाना, यही इसका मुख्य कारण आता है। तो ये आपको यहाँ पर माइग्रेशन की चीज समझ में आई है कि माइग्रेशन जो है वह किस वजह से हो रहा है। तो पहला पॉइंट अपन ने बात की थी कि राजस्थान के अंदर जो है वह शहरीकरण की बात की। अब अपन बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर शहरी विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। और उसके अंदर ही सबसे पहला आता है जयपुर के अंदर शुरू की गई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी कि जयपुर की जो मेट्रो परियोजना है, इसकी बात आती है सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है वह आता है 3 जून 2015। राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर मेट्रो जो है वह सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी, यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसका आंसर है 3 जून 2015 के दिन राजस्थान के अंदर मेट्रो सेवाएं जयपुर में शुरू की गई थी। अब मेट्रो सेवाएं जो है यह 2 फेज में शुरू की जा रही है। कितने फेज में शुरू की जा रही है, 2 फेज के अंदर। एक आ रहा है फेज 1, एक आ रहा है फेज 2। इस फेज 1 को भी आगे 3 हिस्सों में बांट दिया है, फेज 1A, फेज 1B और फेज 1C। और अभी एक जो है वो बजट के अंदर फेज 1D की भी घोषणा कर दी गई है। तो सरकार के द्वारा जो है वह इस फेज, देखना फेज 1A जो है ना, इसको शुरू किया गया था 3 जून 2015 को। और यह फेज 1A जो है यह कहां से कहां तक है, तो फेज 1A जो है यह आपको मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक की जो है वह मेट्रो सुविधा देता है। उसके बाद में फेज 1B जो है यह शुरू होता है, जो कि चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जाता है। एक बैंक आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। उस एडीबी ने जो है वो पैसे दिए थे इस फेज 1B के लिए। स्पेशली याद रख लेना, लिखा हुआ है आर्थिक समीक्षा में, पूछा जा सकता है। उसके बाद में तीसरा फेज आता है फेज 1C। फेज 1A हो गया जो कि आपके मानसरोवर से चांदपोल है। फिर उसी चांदपोल को आगे बढ़ाते हुए बड़ी चौपड़ तक लेके गए, और फिर उसी बड़ी चौपड़ को बढ़ाते हुए आपके ट्रांसपोर्ट नगर तक लेके गए। ये 3 फेज जो है वो वर्तमान में कंप्लीट हो चुके हैं। अभी चौथा फेज, यानी कि फर्स्ट का जो चौथा फेज है, यानी कि फेज 1D जो है, इसकी घोषणा सरकार ने की गई है। और यह जो है आपके इस मानसरोवर से, देखिए एक तरफ तो जो है हिस्सा इस प्रकार से बढ़ता गया कि भाई मानसरोवर से, यहाँ से मानसरोवर से जो है वह गया था आपके चांदपोल तक। आप लोग जाते हैं अगर रेलवे स्टेशन वगैरह और बस स्टैंड, तो वहीं पे चांदपोल तक ये जाता है। फिर चांदपोल से जो है वह इसको लेके गए थे बड़ी चौपड़ तक, और फिर बड़ी चौपड़ से ये आगे ले गया था आपके ट्रांसपोर्ट नगर तक। लेकिन इस देखो यहाँ से यहाँ तक फेज 1A हो गया, ये फेज 1B हो गया, ये फेज 1C हो गया। अब फेज 1D जो है वह सरकार घोषणा करी थी पिछले बजट में कि हम यहाँ से इस मानसरोवर से लेकर, अभी आप जब जाते हैं अजमेर से अगर जयपुर, तो आपको अधिकतर बसें 200 फीट बाईपास उतारती है। इस 200 फीट बाईपास तक, यहाँ तक फेज 1D की बात कर रहे हैं, जो कि इस मानसरोवर से पीछे की साइड, इस साइड में मानसरोवर से कहाँ तक आएगा, ये 200 फीट बाईपास तक आएगा। ये फेज 1D है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, और आपको पूछेंगे कि जयपुर मेट्रो का फेज 1D जो है यह कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको आंसर केवल यही बताना है कि मानसरोवर से लेकर 200 फीट बाईपास, जो अजमेर बाईपास रोड है, वहां तक फेज 1D वाला जो है यह घोषणा की गई है। यानी कि फेज 1 को ही 4 भागों में बांट दिया है। अभी फेज 2 की जो है वह केवल घोषणा कर रखी है, प्रस्तावित कर रखा है कि हम लगभग 23 किलोमीटर, 23.5 किलोमीटर के आसपास सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक फेज 2 बनाएंगे। ये अभी तक घोषणा है, यह अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो यहाँ से पूछा जा सकता है, ये जरूर याद रखना है आपके फेज 1D वाला। बाकी ये फेज 1A B C का जो है वो जमाना गया है, क्योंकि इस दिन जो है वो फेज 1A शुरू हुआ था, इसलिए 3 जून 2015 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है आपके राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आप बात करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे मकान या फ्लैट शहरी क्षेत्र में बनाकर बेचे जाते हैं, उनको बनाने का जो काम है वो किसका है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का आता है। इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो स्थापना है यह 24 फरवरी 1970 के दिन होती है। एक दो एग्जाम में यह डेट पूछी हुई है, इसलिए ध्यान रख लेना है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है उसकी स्थापना 24 फरवरी 2000 आपके 1970 को होती है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? लेकिन इसमें देखिए कार्य इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके द्वारा शुरू किए गए कोई नवाचार है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले वाले आर्थिक समीक्षा में भी मैंने बताया था कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव शुरू किया गया था। बुधवार नीलामी उत्सव का मतलब है कि इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कई सारे ऐसे फ्लैट या फिर मकान बनाए गए हैं राजस्थान के शहरी क्षेत्र के अंदर, वहां पर एक दिन इन्होंने फिक्स किया है बुधवार। इस बुधवार के दिन जो है वह राजस्थान हाउसिंग बोर्ड उनकी नीलामी करेगा और उस नीलामी के दौरान जो है वो 10% तक जो है वो उसमें छूट देगा। और इसका मुख्य कारण क्या है इस उत्सव का? इसका मुख्य कारण यह है कि जो आपके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। इसी प्रकार से इन्होंने राजस्थान के शहरी क्षेत्र में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कई सारी दुकानें बनाकर बेची है और उसको भी जो है वह एक नवाचार के तहत जो है वो बेचना शुरू किया गया है, अपनी दुकान अपना व्यवसाय। ये भी किसका है? आपके राजस्थान आवासन मंडल का ही आता है। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सजग। ये आपको पूछा जा सकता है कि सजग मोबाइल ऐप जो है यह किसका है? तो राजस्थान आवासन मंडल का ही है, जिसके ऊपर RHB यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की सारी जानकारियां आपको मिल जाती है। एक और मोबाइल ऐप आता है जिसको बोला जाता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB आवास के नाम से जो है वह एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। तो दो मोबाइल ऐप है, सजग मोबाइल ऐप और राजस्थान आपके हाउसिंग बोर्ड आवास के नाम से यह एक मोबाइल ऐप आता है। इसके अलावा पिछले से पिछले बजट में आप सभी को पता है कि बजट के अंदर जो है वो घोषणा की गई थी कि हम जयपुर के अंदर एक ऐसा क्षेत्र, जयपुर के प्रताप नगर के अंदर एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जहां पर सारी की सारी राजस्थान के जयपुर शहर की जो कोचिंग है वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगी और वहीं पर ही उनको एक ही बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर देंगे। उसको कहा गया था कोचिंग हब। तो इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ही जयपुर के प्रताप नगर के अंदर किसका निर्माण किया जाएगा? आपके कोचिंग हब का निर्माण किया जाएगा, जहां पर जो वर्तमान में आपके इधर जो आपके विधानसभा के पास में है या फिर इधर गुजर की थड़ी, वहां पर सारी की सारी कोचिंगों को एक ही जगह पर शिफ्ट कर देंगे। ये इस कोचिंग हब के अंदर स्थापित किया जाएगा, जो कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। सिटी पार्क जो है यह आपके मानसरोवर जयपुर के अंदर जो है वो निर्मित किया जाएगा। तो दो तीन चीजें हैं जो कि जगह है आपको याद रखनी है, जैसे कोचिंग हब है प्रतापनगर जयपुर में बनाया जाएगा, सिटी पार्क जो है यह आपके मानसरोवर जयपुर में बनाया जाएगा। इसी प्रकार से आपके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो भी आपके NRI है उनके लिए एक स्काई पार्क बनाया जाएगा और वह भी कहां पर बनाया जाएगा? प्रतापनगर जयपुर में बनाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब और NRI जो आपके स्काई पार्क है ये बनाया जाएगा और सिटी पार्क जो है ये मानसरोवर जयपुर में बनाया जाएगा। ये कुछ कार्य आते हैं आपके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। अगला आता है आपके स्वायत्त शासन विभाग। ये वही स्वायत्त शासन विभाग है जिसके द्वारा इंदिरा रसोई योजना चलाई जाती है। यानी कि राजस्थान के शहरी क्षेत्र के अंदर विकास के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार एक विभाग है वह कौन सा आता है? आपका स्वायत्त शासन विभाग आता है। इसी स्वायत्त शासन विभाग के तहत 2022-23 के अंदर एक आंकड़ा बताया गया है कि 2022-23 के अंदर लगभग जो है वह 2043 सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 2021-22 के अंदर राजस्थान में कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2022-23 का आंकड़ा है, याद रख लेना है 2043 है, एक्चुअल है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला आता है स्मार्ट सिटीज मिशन। आप सभी को पता है राजस्थान के 4 जो शहर हैं उनका चयन किया गया है स्मार्ट सिटी के रूप में और स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो जून 2015 के अंदर शुरू किया गया था और उसके तहत जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है और कोटा है, इन 4 शहरों का जो है वह स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया है। उसके बाद में आता है अमृत मिशन। आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर या फिर केंद्र सरकार का एक मिशन है जिसका नाम है अमृत मिशन। उस अमृत मिशन के तहत राजस्थान के अंदर जो है वह मुख्य रूप से 29 शहरों का चयन किया गया है। शहरी क्षेत्र जो है उसके विकास के लिए जो है वह अमृत मिशन चलाया गया था। यह भी जून 2015 में ही चलाया जाता है और इसके तहत राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया है। किसके तहत? अमृत मिशन के तहत।
ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ये नया चैप्टर है, इस चैप्टर को एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इसमें फैक्चुअली है। अपन ने शुरुआत की थी शहरीकरण और शहरी विकास से, मेनली जो है वो शहरी क्षेत्र के बारे में इस चैप्टर के अंदर जानकारियां मिलती है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह कितना क्या है। तो 24.87 जो 2011 में है, वही 2021 के अंदर 26.33 हो जाएगा, 2031 में 27.74 हो जाएगा। ये पहली चीज इसमें से इंपॉर्टेंट है। दूसरी है राजस्थान की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया कि 685,48,437 6.85 करोड़ से 2021 में 7.93 करोड़ और 2031 के अंदर 8.72 करोड़ हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। राजस्थान की शहरी जनसंख्या जहां 2011 में 1.70 करोड़ थी, वही 2021 में 2.09 करोड़ और 2031 में 2.42 करोड़ हो जाएगी, यह इसमें अनुमान रखा गया है। राजस्थान के अंदर शहरी लिंगानुपात की बात आती है, सर्वाधिक है टोंक का, न्यूनतम है आपका जैसलमेर का। उसके बाद में आती है राजस्थान के अंदर शहरी और आपके सॉरी, यहाँ पर तो बात आती है आपके शहरी लिंगानुपात की, और यहाँ पर बात आती है आपके जो है वो बाल लिंगानुपात की, सर्वाधिक और न्यूनतम बाल लिंगानुपात। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी बाल लिंगानुपात है नागौर का, और सबसे कम है आपके धौलपुर का। उसके बाद में आता है राजस्थान में शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र का जो साक्षरता दर है वह उदयपुर की है, और सबसे कम किसकी है, नागौर की आ जाती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी साक्षरता दर की कि ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%, लेकिन ग्रामीण की तो है 61 और शहरी की कितनी हो जाती है 79 हो जाती है, जो अपने को पता भी चलता है शहरी क्षेत्र के विकास की वजह से। राजस्थान के 30 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख या फिर उससे ज्यादा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान का सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला कोटा है, और सबसे कम जो शहरीकृत है वह डूंगरपुर है। वहीं राजस्थान का सबसे ज्यादा ग्रामीणीकृत जो जिला है वह डूंगरपुर है, और सबसे कम जो है वह ग्रामीण क्षेत्र का जिला है वह कोटा आ जाता है। ये माइग्रेशन के बारे में बताया गया है, माइग्रेशन के कुछ कारण बताए गए थे। उसके बाद में राजस्थान में शहरी विकास की बात की अपन ने, जयपुर रेल मेट्रो की बात की थी, 3 जून 2015 को शुरू होती है। 3 फेज के पहले से जो है वो बन रखे हैं, चौथा फेज जो है वह मानसरोवर से आपके 200 फीट बाईपास तक जो है फेज 1D बनेगा। फेज 2 जो है वो इसका प्रस्तावित है। राजस्थान आवासन मंडल स्थापना याद रख लेनी है 24 फरवरी 1970। बाकी इसके मुख्य कार्य याद रखना है, सजग और RHB ग्रीन इसके द्वारा शुरू किया गया है। 3 ये जरूर याद रखना है, कोचिंग हब जो है वो प्रतापनगर के अंदर है जयपुर में। वहीं जो आपके NRI है उनके लिए एक स्काई पार्क बनाया जाएगा यही प्रतापनगर जयपुर में, और सिटी पार्क जो है वो मानसरोवर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग की बात की थी, उसमें केवल एक ये याद रख लीजिए कि अमृत मिशन जो है यह राजस्थान के 29 शहरों में शुरू किया जाएगा। अगला चैप्टर आता है आपके बुनियादी सामाजिक सेवाएं, जिसके अंदर मेनली 2 ही सेवाओं की अपन बात करेंगे। एक अपन बात करेंगे शिक्षा की, और दूसरी अपन बात करेंगे स्वास्थ्य की। यहाँ से आपको कई सारी सामान्य चीजें पता चलेगी कि राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, और कौन कौन से कार्य जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे शिक्षा की। बुनियादी जो सामाजिक सेवाएं हैं उनमें शिक्षा के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और शिक्षा के अंदर अपन जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है शिक्षा के लिए, महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या फिर कोई नवाचार चलाया जा रहा है, वह सारे के सारे इसमें अपन देखने वाले हैं। और यहाँ से आपके चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे लो, यहाँ से क्वेश्चन बने बिना आपके रहता ही नहीं है। आपके जो शैक्षिक परिदृश्य वाले टॉपिक होते हैं, या फिर राजस्थान के अंदर आपके अगर बात करें साइकोलॉजी या फिर कई टीचिंग मेथड का, तो उनमें इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे पहला जो है आपके वह आता है बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है? देखो सरकार ये चाहती है, क्योंकि अभी जो नवीनतम जो आपके एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत सरकार ये चाहती है कि जो बच्चे प्राथमिक जो शिक्षा होती है, यानी कि जो बिल्कुल निचले स्तर पर जब बच्चा 5 या 6 साल से कम उम्र का होता है, उस दौरान जो शिक्षा होती है, उस दौरान जो बच्चे हैं वह उस मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि विद्यालय के डर की वजह से वह एजुकेशन से जुड़ नहीं पाते हैं। उन बच्चों को किसी ना किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए, उनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा बाल वाटिका जो है ये शुरू की जाएगी। बेसिकली बाल वाटिका जो है यह नवीनतम जो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के तहत है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं है, इस नवीनतम शिक्षा नीति में ही इसका उल्लेख कर रखा है। और उसमें कहा गया है कि जो भी आपके राजस्थान की या फिर जो भी भारत की जो सरकारी स्कूलें हैं, उन सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों के तहत बाल वाटिकाएं जो हैं इनका निर्माण किया जाएगा, और बच्चों को जो है वह यहाँ पर रोका जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है वह 4 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। यहाँ पर आपको एज ग्रुप पूछा जा सकता है
कि बाल वाटिका के अंदर कितनी एज वाले बच्चे आते हैं, तो 4 से 6 वर्ष वाले बच्चे आते हैं। और बाल वाटिका के पहले चरण में राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो राजस्थान के 33 के 33 जिले शामिल है। तो इसमें से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बाल वाटिका अगर आपके आरएस मेंस में भी पूछ लेते हैं तो आपको केवल इतना सा लिखना है कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में 4 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षाओं के माध्यम से या फिर प्राथमिक शिक्षा हेतु जोड़ने के लिए बाल वाटिकाओं का निर्माण नवीनतम शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाएगा। ये आ जाता है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट आता है आपका, वह आता है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई, जिसको अपन बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 का है। और यह राजस्थान के अंदर जब लागू होता है तो यह लागू होता है आपके 1 अप्रैल 2010 के दिन। तो पहली चीज तो आपको तारीख याद रखनी है। कई सारे एग्जाम के अंदर जैसे 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, इनके अंदर आरटी राइट टू एजुकेशन का एक्ट ही है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर अपने पास में सामान्य जानकारी है जो आर्थिक समीक्षा में लिखी गई है। आप सभी को पता है कि आरटी जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 का है और इस एक्ट को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 के दिन। और इस एक्ट में क्या कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर उनकी पारिवारिक स्थिति नहीं है शिक्षा ग्रहण करने की, उन बच्चों को जो आपके प्राइवेट स्कूल है या फिर निजी स्कूल है उसमें शिक्षा उनको मिल जाए, इसी ऐसी जो है वह सुविधा इस आरटी के तहत की गई है। तो इस आरटी एक्ट 2009 की एक धारा है वो आपको याद रखनी है, धारा 12C। इस 12C जो आपकी धारा है, इस धारा के तहत जो भी निजी स्कूल है उसकी टोटल जो सीट है उसमें 25% सीटें जो है वह ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाएगी जो कि एक प्रकार से कमजोर वर्ग से हैं या फिर वंचित वर्ग से हैं, उनके लिए 25% सीटें जो है वह आरक्षित रखी जाएगी। इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि वही बच्चे इस आरटी के तहत फ्री में पढ़ सकते हैं जिनकी पारिवारिक जो आय है वह 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि ये पहले जो है वो आय 1.5 लाख हुआ करती थी, ये 1.25 के आसपास हुआ करती थी, 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख के आसपास हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर बाद में सरकार ने 2.5 लाख कर दिया गया है। और आप सभी को पता है इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है वह पहले से ही फ्री में पढ़ते थे, क्लास 1 to 8 तक पहले से ही फ्री में पढ़ते थे। उसके बाद में सरकार ने बालिकाओं के लिए 9 से 12 तक यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो है वो फ्री कर दिया था, किनको, लड़कियों को। और इस वाले बजट के अंदर कक्षा 9 से 12 तक जो है वो लड़कों को भी फ्री कर दिया है। यानी कि जो लड़के या फिर लड़कियां पहले से ही किसके तहत, इस आरटी के तहत क्या चल रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, वह बच्चे अब कक्षा 12 तक भी फ्री में पढ़ सकते हैं। यह इसमें उल्लेख किया गया है, आपके यहाँ पर ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये आरटी है। आरटी के तहत कब लागू हुई है, आरटी की कौन सी धारा के तहत कितने प्रतिशत सीटें रिजर्व रहती है, कितनी पारिवारिक आय होनी चाहिए, और ये बजट के अंदर घोषणा की गई है। आरटी के अंदर केवल कक्षा 1 से 8 तक की ही बात होती है। राजस्थान सरकार ने स्पेशली 9 से 12 तक जो है वो फ्री कर दिया है। अब अगली आपके आती है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये भी शिक्षा से ही जुड़ी हुई एक योजना है। और आप सभी को पता है कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जो है वो निशुल्क के अंदर यूनिफॉर्म दी जाती है। और ये इसकी पहली बार जो घोषणा है वह बजट 2021-22 के अंदर की गई थी। पहली बात कि निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत कौन से बजट से की गई है, तो 2021-22 के बजट से की गई है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है। दूसरा क्वेश्चन, इसके लाभार्थी या फिर पात्र जो विद्यार्थी है वो कौन होंगे, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वह इसके लिए पात्र होने चाहिए, और वो भी आपके राजकीय विद्यालय यानी कि सरकारी जो स्कूल है उसमें पढ़ने चाहिए। उन विद्यालय के बच्चों जो हैं उन सभी बच्चों को निःशुल्क जो है वह सरकार के द्वारा 2 सेट जो है वह दिए जाएंगे, उनकी ड्रेस के जो भी स्कूल ड्रेस है उसका। तो ये इसमें एक योजना आती है। कुछ इसमें जो है वह आप कंडीशन याद रख लेनी है, कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूल 2 सेट इसमें दिए जाएंगे। अगली योजना आती है बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम। देखिए ये कार्यक्रम है एक, जिसके अंदर बालिकाओं को सशक्त करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें कुछ विशेष कार्य जो है वह सरकार के द्वारा किए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका शैक्षणिक किशोरी मेला। शैक्षणिक किशोरी मेला, देखो किशोरी का मतलब लड़की, और उसके लिए एक ऐसा मेला। अब इस मेले का मतलब ये नहीं है कि उनको घुमाएंगे फिराएंगे, नहीं, यहाँ पर मेला किस चीज का लग रहा है, शैक्षणिक, यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा मेला। भाई अपन देखते हैं कि लड़कियां जो होती है वो साइंस से या फिर मैथ से बहुत ज्यादा डरती है, उनको जो है वो डर होता है गणित से और विज्ञान से। तो उन लड़कियों के अंदर जो है वो गणित और विज्ञान का डर खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा शैक्षणिक किशोरी मेला, इस बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक किशोरी मेला जो है इसकी शुरुआत की जाती है। और यह विशेष रूप से कौन सी 2 विषय पर आधारित है, तो गणित और विज्ञान पर आधारित है। यानी कि बालिकाओं को एक बढ़िया से, मेला का मतलब है एक छोटा सा जो है वह प्रैक्टिकल की जैसे जो है
वो बच्चों को सामान्य ज्ञान दिया जाएगा, लड़कियों को विशेष रूप से किस विषय के बारे में, विज्ञान और गणित के बारे में। तो आपको एग्जाम में, वन डे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शैक्षणिक किशोरी मेला जो है ये कौन सी विषय से संबंधित है, तो गणित और विज्ञान से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, इस गणित और विज्ञान के ऊपर विशेष ध्यान के लिए जो भी बच्चे हैं उनके अंदर शैक्षणिक वातावरण यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ इन दो विषय से जो डर है उसको खत्म करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है इसके तहत। दूसरा जो आता है वह आता है मीना राजू और आपके गार्गी मंच। ये दो मंच है जो कि बेसिकली अपन ये ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये भी एक प्रकार से शिक्षा से ही जुड़े हुए आपके कार्यक्रम है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, वह किया जाता है सामाजिक मुद्दे के ऊपर जागरूकता। भाई आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर कहीं बाल विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं दहेज प्रथा है कि नहीं है, कहीं घरेलू हिंसा की कोई घटना नहीं देखने को मिल रही है, तो बच्चों को प्रारंभिक रूप में ही जो भी सामाजिक आपके रूपरेखा है या फिर सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं उनके बारे में जानकारी या फिर सामाजिक जो जागरूकता है वो पैदा करने के लिए बच्चों के लिए जो है यह दो प्रकार के मंच शुरू किए जाते हैं। इन दोनों मंच के अंदर दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो मीना और राजू मंच दिख रहा है, एक गार्गी मंच दिख रहा है। इन दोनों में केवल क्लासों का ही डिफरेंस है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे जो हैं उन सभी के लिए, सॉरी कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 6, 7 और 8 यानी कि इन 3 क्लासों के लिए तो हो जाता है आपका मीना और राजू मंच, जबकि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक यानी कि 9, 10, 11 और 12 इनके लिए हो जाता है आपके गार्गी मंच। तो इन दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाता है मीना और राजू मंच। बेसिकली ये सामान्य कंपटीशन एग्जाम में ना पूछकर आपके जो आपके शिक्षा से जुड़े हुए, कहने का मतलब जो टीचिंग एग्जाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मीना राजू मंच जो है इनका संबंध कौन सी क्लास से, तो कक्षा 6 से 8 तक है, और गार्गी मंच का जो संबंध है ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक है। यह यहाँ पर आपको सामान्य रूप से ध्यान रखना है, दो मंच की इसमें बात की गई है। अगला एक और कार्यक्रम, ये 3 कार्यक्रम जो है यह बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत ही है, जिसमें एक शैक्षणिक किशोरी मेला है, विज्ञान और गणित के लिए है, दूसरा आपका सामाजिक मुद्दों के ऊपर जागरूकता के लिए है, मीना राजू और गार्गी मंच, और तीसरा आता है आपका सक्षम। सक्षम का मतलब है कि जो बालिकाएं स्कूल में पढ़ रही है उन बालिकाओं को खुद की आत्मरक्षा के लिए काबिल बनाने के लिए जो है वह सक्षम कार्यक्रम इसके तहत चलाया जा रहा है, जो कि लड़कियों के लिए विशेष रूप से आत्मरक्षा जो है उसका प्रशिक्षण इसमें दिए जाते हैं सक्षम के अंतर्गत। तो ये 3 चीजें जो है वो बालिका सशक्तिकरण के लिए आती है। अगला 5वां कार्यक्रम आता है आपका, वह आता है सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसको अपन आईसीटी कहते हैं, आईसीटी गतिविधियां। इस बार रीट थर्ड ग्रेड के अंदर जो है वह स्पेशली लिखा हुआ था सबसे लास्ट में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वहां पर, सूचना और प्रौद्योगिकी, लेकिन वहां पर पूछा कुछ नहीं गया था। इस शिक्षा वाले यानी कि इस आर्थिक समीक्षा के अंदर शिक्षा के तहत जो है वह आईसीटी के अंदर किस चीज का उल्लेख किया गया है, उसमें पहली योजना आती है क्लिक योजना। देखिए क्लिक किससे करते हैं अपन, माउस से क्लिक करते हैं, माउस किसका संबंधित है, कंप्यूटर से, तो क्लिक योजना का संबंध है कंप्यूटर से। यानी कि जो बच्चे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ रहे हैं उन बच्चों को सामान्य जो है वह किस चीज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देने के लिए एक कार्यक्रम या फिर एक योजना शुरू की जाती है जिसको क्लिक योजना कहा जाता है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लिक योजना का संबंध किससे है, तो क्लिक योजना का संबंध है कंप्यूटर साक्षरता से। और दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए पात्र कौन है, तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चे पात्र हैं, क्लिक योजना में आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपके, वह आता है दीक्षा राइज पोर्टल। दीक्षा राइज पोर्टल का संबंध किससे है, तो बच्चों को जो है वह एक ऐसा पोर्टल उपलब्ध करवाया जाता है जहां पर बच्चे जाकर और कोई भी आपके जो पढ़ाई से जुड़ी हुई जो सामग्री है उसको उस पोर्टल के ऊपर, यानी कि ई सामग्री का मतलब पूरी की पूरी जो है वह आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है वह सामग्री, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे कोई नोट्स हो, कोई भी चीज हो, वह सारी की सारी चीज जो है वह ई सामग्री के रूप में इस दीक्षा राइज पोर्टल के ऊपर बच्चों को मिल जाएगी। ये इसमें 2 चीजें जो है वो आईसीटी के तहत मुख्य रूप से की जाती है, तो दोनों याद रख लेना है, क्लिक योजना और दीक्षा राइज पोर्टल। अगला आता है आपका यूथ एवं इको क्लब। देखिए यूथ एवं इको क्लब, यूथ एवं इको क्लब का संबंध किससे है, तो देखिए यहां से आपको इको से मतलब भी पता चल रहा होगा, आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी अपन चीज पढ़ते हैं, इकोलॉजी और एनवायरमेंट का संबंध किससे है, पर्यावरण से। तो जो बच्चे हैं, यूथ का मतलब हो गया जो युवा नौजवान जो बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर एक तो क्या किया जाएगा, उनके अंदर कौशल विकास किया जाएगा, और उनके अंदर कौशल विकास करने के लिए उन्हें किससे जुड़ाव
किया जाएगा, पर्यावरण के साथ में उनका जो है वह जुड़ाव की क्षमता जो है उसको पैदा किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यूथ एवं इको क्लब के अंदर बच्चों का जो है वह एक समूह बनाया जाएगा और उन बच्चों के अंदर जो है वह पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है वह पैदा की जाएगी और उनको मुख्य रूप से जो है वह पर्यावरण से उनका जुड़ाव जो है वह बढ़ाया जाएगा। तो यह आता है यूथ एवं इको क्लब। अगला आपके कार्यक्रम आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। यह एक ऐसा पोर्टल है जिस पोर्टल के ऊपर सरकार के ये चाहती है कि बच्चों के अंदर जो ज्ञान है ये बढ़ता रहे। ऐसे संकल्प को पूरा करने के लिए सरकारी जो स्कूलें हैं उन सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता चाहिए। भाई बच्चों को निरंतर रूप से ज्ञान मिले, इसके लिए क्या चीज जरूरी है? वित्तीय सहायता। तो सरकारी स्कूलों की वित्तीय सहायता के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा जिसको कहा गया था ज्ञान संकल्प पोर्टल। और इस पोर्टल को निर्माण किया था शिक्षा विभाग ने। और इसका मुख्य कारण क्या था इसको बनाने का कि कोई भी अगर व्यक्ति सरकारी स्कूलों के लिए पैसे देना चाहता है, चाहे उसको भामाशाह कह दो, चाहे उसको दानदाता कह दो, चाहे उसको क्राउड फंडिंग कह दो। क्राउड फंडिंग का मतलब सामान्य अगर जनता भी पैसे देना चाहती है तो उनके लिए जो है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल चलाया गया था। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सरकारी स्कूलों के लिए वित्तीय जो सहायता है वह एक प्रकार से इकट्ठित की जाएगी, जिसकी शुरुआत जो है वो शिक्षा विभाग ने की थी। यह आपके लिए सामान्य रूप से एक ज्ञान संकल्प पोर्टल आता है। अगला आता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखिए पता चल रहा है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 के दिन की गई थी। कब की गई? 1 अप्रैल 2022 के दिन जो है वह आपके नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित है? तो राजस्थान के सारे 33 जिले जो है वह इसमें सम्मिलित है आपके नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। इस कार्यक्रम की अगर अपन बात करें तो इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सरकार का यह लक्ष्य है कि चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र के अंदर 15 साल या फिर उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों को या फिर उन व्यक्तियों को साक्षर जो है वह करने के लिए कि भाई वो अपना नाम लिख सके, अपना नाम पढ़ सके, सामान्य जो जानकारी है लिखित में या फिर मौखिक में वो उसको समझ सके। उसके लिए आपको एज ग्रुप जरूर याद रखना है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 15 वर्ष या फिर उससे अधिक के जो बच्चे हैं या फिर व्यक्ति है उनके लिए ध्यान रखना, 15 वर्ष या फिर उससे ज्यादा के लिए। शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2022 को। राजस्थान के 33 के 33 जिले शामिल है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, ये इसमें एक सामान्य कार्यक्रम आता है। अगला आता है आपका महिला शिक्षण विहार। देखिए महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक विहार, विहार का मतलब एक कह सकते हैं अपन एक ऐसा स्थान जो है वह सरकार के द्वारा चयनित किया जाता है, उसको कहा गया है महिला शिक्षण विहार। इसका मतलब क्या है? देखिए राजस्थान सरकार यह चाहती है कि ऐसी महिलाएं जो कि किस आयु वर्ग की हो, पहली बात तो वह 15 से लेकर 30 वर्ष की होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि उन महिलाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं हो या फिर वह आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हो। कौन कौन सी महिलाएं हो सकती है? जैसे कि वह तलाकशुदा महिला हो, पहली बात, किसी को भाई तलाक दे दिया हो 15 से 30 साल के बीच में, या फिर वो 15 से 30 के बीच में विधवा हो गई हो, या फिर वह महिला आदिवासी जनजाति से जुड़ी हुई हो, या फिर कोई वंचित वर्ग की हो। तो ऐसी महिलाएं जिनकी एज 15 से लेकर 30 वर्ष के बीच में हो और वह महिलाएं इस कैटेगरी की हो, उन महिलाओं को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए और उन महिलाओं को 10वीं क्लास तक पास करवाने के लिए, भाई 10वीं तक तुम पढ़ लो, इसके लिए सरकार के द्वारा एक आवासीय विद्यालय की सुविधा दी जाएगी। आवासीय का मतलब आप आइए सरकार की उस विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़िए और सरकार के द्वारा जो हॉस्टल दी जा रही है उसमें रहिए। तो रहने खाने पढ़ने की सारी सुविधा जो है वह इस महिला शिक्षण विहार के तहत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन किसको दिया जा रहा है? वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं 15 से 30 वर्ष की, उन महिलाओं को ही यह दिया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान के केवल एक ही जिले में यह महिला शिक्षण विहार चल रहा है और यह कार्यक्रम केवल आपके झालावाड़ जिले के अंदर चल रहा है जो कि कोटा जोन में आता है। यह यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। 1-2 एग्जाम में यह केवल डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, बाकी आपको इसको कंप्लीटली याद रखना है। हो सकता है आपके आरएस मेंस में पूछ ले, हो सकता है किसी शिक्षक भर्ती के अंदर पूछ लिया जाता है। महिला शिक्षण विहार, इसकी जो कंडीशन है वो सारी की सारी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला आपके एक और इसी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है और वह लिखा हुआ है राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना जो है वह कहां पर की गई है? वह की गई है महापुरा जयपुर के अंदर।
यानी कि स्पेशली संस्कृत जो शिक्षा है, संस्कृत जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, एक संस्कृत के ऊपर रिसर्च के लिए, संस्कृत के ऊपर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं प्रशिक्षण के लिए जो है वह एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है संस्कृत के लिए। और वह कहाँ पर हो रहा है, तो वह महापुरा जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में एक सामान्य जानकारी आती है, वह आती है चिकित्सा शिक्षा के बारे में। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज है, अगर यह आपको पूछा जाता है तो 30 मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से अगर आप सभी ने बजट अगर सुना हो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान के 33 जिले में से 30 जिले के अंदर जो है वह हमारे पास में मेडिकल कॉलेज हैं। हम केंद्र सरकार को बार बार बोल रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। इस वजह से हम इन बचे हुए 3 जिलों मुख्यालयों पर भी राजस्थान सरकार खुद जो है वो मेडिकल कॉलेज खोलेगी। ये इस बजट के अंदर घोषणा भी की गई थी। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने मेडिकल कॉलेज है, तो 30 है। ये आप इसमें याद रख सकते हैं नवंबर 2022 तक। अब दूसरा हिस्सा आता है इसी चैप्टर का, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंदर बात करें तो कुछ सामान्य जानकारी आती है जो इतनी कोई ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है तो आप मोटा मोटा याद रख लीजिए। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक जो है वह दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने जनता क्लिनिक शुरू किया था कि भाई हर मोहल्ले के अंदर जो है वह एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया जाएगा और वहां पर लोग जो है वह अपनी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसका इलाज करवा लेंगे। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में टोटल कितने जनता क्लिनिक कार्यरत हैं, तो वर्तमान में राज्य के अंदर कुल 25 जो है वह जनता क्लिनिक चल रहे हैं। कितने? 25। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पहला, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से ही अपने को आंकड़े मिलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 जो आपके जनता क्लिनिक है ये वर्तमान में कार्यरत है। दूसरी चीज, इसी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम जो है यह राजस्थान की कितने जिलों में चल रहा है, तो 30 जिलों में चल रहा है वर्तमान में। भाई 25 तो है आपने जनता क्लिनिक, पहली बात। दूसरी चीज, 30 जो है वह जिलों के अंदर चल रहा है फ्लोरोसिस को रोकने के लिए। फ्लोर जो अपने जल के अंदर 1.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा अगर फ्लोराइड की मात्रा हो जाती है तो उस पानी को पीने की वजह से वहां के व्यक्तियों के अंदर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अब सरकार उस फ्लोरोसिस रोग को रोकने के लिए राजस्थान के 30 जिलों के अंदर राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम जो है वह चला रही है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जो है वह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब का, 21 जून 2022 के दिन जो है यह आपके आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इस थीम के साथ में मनाया गया था। ये सामान्य बात है चूंकि ये अब पूछेंगे नहीं, अब 2023 वाला जो योग दिवस आएगा वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक चीज और लिखी हुई है, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है कि राजस्थान में कोविड टीकाकरण जो है इसका प्रथम चरण कब शुरू किया गया था, तो 16 जनवरी 2021 के दिन जो है वह राजस्थान में कोरोना का जो है टीकाकरण का पहला चरण शुरू होता है। उसके बाद में इस बार जो है वह थर्ड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ई संजीवनी का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ई संजीवनी का मतलब क्या है कि ऐसे मतलब राजस्थान के ऐसे लोग जो कि है तो मूल रूप से राजस्थान के, लेकिन वो है बाहर जाकर कई वर्षों से बाहर रह रहे हैं, जैसे अमेरिका है कि इंग्लैंड है, और वहां पर वो डॉक्टर बन गए हैं और वहां पर वो अपनी डॉक्टर की सेवाएं दे रहे हैं। तो सरकार ने कोरोना काल में यह कहा कि हम उनसे वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी जो सेवाएं हैं वह हम ऑनलाइन रूप से जो है वह राजस्थान के अंदर लेंगे। यानी कि जो भी एनआरआई डॉक्टर है राजस्थान के, उनसे हम उनकी सेवाएं लेंगे। जब ऑनलाइन किसी डॉक्टर से अगर सेवा ली जाती है तो उसको बोला जाता है टेलीमेडिसन। देखिए, अगर जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अगर हो सकता है कि यहाँ से केवल ये वन वे है, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप भी मुझे क्वेश्चन पूछ लो और मैं भी आपको पढ़ा दूं, तो उस चीज को बोला जाता है टेली एजुकेशन। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर डॉक्टर जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मरीज उससे पूछ रहा है डॉक्टर से, उसको बोला जाता है टेली मेडिसन। तो ई संजीवनी एक कार्यक्रम शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना काल में, और उसमें यह कहा गया था कि जो भी राजस्थान के एनआरआई डॉक्टर है वह अपनी सेवाएं देंगे राजस्थान के नागरिकों को। उसको कहा गया था ई संजीवनी कार्यक्रम। और यह क्या था, एक प्रकार का यह टेलीमेडिसिन था। यह क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड के अंदर कि ई संजीवनी का संबंध किससे है, टेलीमेडिसिन से इसका संबंध आता है। तो यह यहाँ पर जो है वह आपके सामान्य बात इसमें लिखी गई है। अब देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य से ही जुड़े हुए कुछ आंकड़े यहाँ पर आपके सामने बताए जाते हैं। वैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात भी कर ली थी कि राजस्थान के अंदर जो है, पहले इसको देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है मातृ मृत्यु दर। अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो एमएमआर की मैंने बात की थी, मदर मोर्टिलिटी रेट। मातृ मृत्यु दर यानी कि मातृ मृत्यु दर का मतलब है कि राजस्थान की 1 लाख ऐसी माताएं जो कि बच्चे को जीवित जन्म देती है लेकिन खुद मर जाती है, उन माताओं को लिया जाता है इस एमएमआर में।
यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म देने वाली माताएं, उन माताओं में से मरने वाली माताओं की जो संख्याएं हैं वह MMR, मदर मोर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर के अंदर आती है। तो राजस्थान के अंदर देखिए, ये राजस्थान का आंकड़ा है, ये भारत का है, क्योंकि ये आपको मतलब नहीं है। आपको किस चीज के बारे में ध्यान देना है, इसके बारे में। और इसमें भी विशेष रूप से जो नवीनतम आंकड़े हैं, यानी कि राजस्थान सरकार ये कहती है कि हमारे 1 लाख जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, सॉरी 1 लाख ऐसी माताएं जो कि बच्चों को जीवित जन्म देती है, उन 1 लाख में से 113 माताएं जो है वो मर जाती है बच्चे को जीवित जन्म देने के बाद में। इस चीज को बोला जाता है MMR। और आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का वर्तमान में MMR कितना है, या फिर मातृ मृत्यु दर कितनी है 113 है, ये याद रख लेना है आपको यहां से। जबकि भारत के जो है वह इसमें आंकड़ा दिया गया है, भारत के आंकड़े के हिसाब से जो है वह भारत के अंदर जो है वो कितना है 97 है, जो इसमें बताया गया है। ठीक है। और अब अपन आ जाते हैं वापस यहाँ पर पीछे। देखिए इसके अंदर आपको 3-4 आंकड़े दिए गए हैं। एक दिया गया है नवजात मृत्यु दर। नवजात का मतलब हो गया कि ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल जन्म लिए हैं और हाथों हाथ मर गए हैं। दूसरे आते हैं आपके शिशु मृत्यु दर। ऐसे बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद में लगभग जो है वो 6 माह तक जो है वह मतलब कि जीवित रहते हैं, उसके बाद में अगर मर जाते हैं 6 माह के अंदर, वो आ जाते हैं शिशु मृत्यु दर। उसके बाद में आ जाते हैं 5 वर्ष से कम आयु के अंदर मरने वाले बच्चे। फिर आ जाता है कुल प्रजनन दर, संस्थागत जन्म और आपके पूर्ण टीकाकरण। देखिए ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आपके लिए बनता है और वह बनता है ये वाला, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR जो है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल 2 नंबर वाला। यानी कि राजस्थान के 1000 ऐसे बच्चे जिन्होंने जन्म तो लिया है जीवित, और जीवित जन्म लेने के बाद में वो मर जाते हैं, ऐसे बच्चों को काउंट किया जाता है IMR में। 2 चीजें आती है, एक आती है MMR। MMR का मतलब तो है 1 लाख माताओं में से वो माताएं जिन्होंने बच्चों को तो जीवित जन्म दिया है लेकिन खुद मर गई है, वो MMR में आती है। जबकि IMR के अंदर वह बच्चे आते हैं 1000 बच्चों में से वह बच्चे जिन्होंने जीवित जन्म लिया है लेकिन जन्म के बाद में वो मर जाते हैं, वह आते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। जब अपन बात करते हैं राजस्थान की, और राजस्थान के नवीनतम जो आपके आंकड़े हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर IMR कितना है 30.3 जो है वह बच्चे 1000 में से 30.3 बच्चे जो है वो मर जाते हैं राजस्थान के अंदर 1 साल के अंदर। ठीक है। उसी प्रकार से भारत के अंदर जो है यह आंकड़ा कितना है, तो यह आपके सामने लिखा हुआ है 35.2, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान वाला जो है इसके स्कोर जो है वो काफी अच्छा है। आपको मेनली जो है वो राजस्थान का ही ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR इसको बोला जाता है, यानी कि एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा किए जाते हैं, इसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। तो राजस्थान के अंदर एक महिला जो है वह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार एक महिला जो है वह एक खुद के जन्म मतलब कि पूरे के पूरे जीवन काल के अंदर 2 बच्चे पैदा करती है। ये इसके अंदर लिखा गया है 2020-21 के अंदर, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आता है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव का मतलब है कि राजस्थान के अंदर मान लो कि 100 माताएं अगर बच्चों को जन्म दे रही है, तो उनमें से कितने प्रतिशत माताएं जो है वह अपना प्रसव यानी कि अपनी जो डिलीवरी है वह किसी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी या प्राइवेट संस्था के अंदर करवा रही है, उसको बोला जाता है संस्थागत प्रसव। तो राजस्थान के अंदर 94.9% ऐसी माताएं हैं जो कि संस्थागत प्रसव के दौरान जो है वह बच्चे को जन्म देती है। बाकी इसमें से भी देख लीजिए लगभग 5.1% माताएं ऐसी है जो घर के ऊपर प्रसव का यानी कि बच्चों का जन्म देती है। ठीक है। ये कुछ सामान्य आंकड़े हैं, इसमें से केवल आपको मेरे हिसाब से ये 3 ही याद रखने चाहिए। राजस्थान का IMR कितना है 30.3 है, ये याद रख लेना है। राजस्थान के अंदर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है 2.2 है, और आपके संस्थागत प्रसव कितना है तो 94.9% जो है ये आपका संस्थागत प्रसव आ जाता है। MMR आपको यहाँ से याद रख लेना है। ये आपके इस चैप्टर के बारे में सामान्य जानकारी थी। एक बार चैप्टर को वापस रिवाइज मार लेते हैं जितना जितना अपना आता है। देखिए सामाजिक सेवाएं एवं सामाजिक सेवाएं जिसके अंदर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अपन ने बात की थी। पहले अपन शिक्षा की बात किए थे। शिक्षा के अंदर जो मुख्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक बाल वाटिका की बात की थी। बाल वाटिका जो नेशनल आपके नवीनतम जो शिक्षा नीति है उसके तहत 4 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वह 33 के 33 जिला मुख्यालय के ऊपर ये बाल वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, और उनको जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा बेसिकली। दूसरा आता है RT जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। उसकी धारा 12C के तहत निजी स्कूलों के अंदर 25% सीटें जो है वह रिजर्व की जाएगी उन बच्चों के लिए जो कि वंचित और आपके 2.5 लाख से कम आय वाले पारिवारिक आय वाले बच्चे होते हैं। राजस्थान सरकार ने इसको अब 9 से 12 वर्ष 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक भी इसको निःशुल्क कर दिया है।
उसके बाद में अगला कार्यक्रम था मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म। कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 सेट निःशुल्क जो है वही यूनिफॉर्म दिया जाएगी। आपके बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत पहला शैक्षणिक किशोरी मेला किया गया था। गणित और विज्ञान के विषय का जो डर है बालिकाओं में, उसको खत्म करने के लिए मीना और राजू और आपके गार्गी मंच, जो भी सामाजिक जो आपके कुप्रथाएं हैं या फिर सामाजिक जो मुद्दे हैं उसके प्रति बच्चों की जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए मीना राजू मंच और कक्षा 9 से 12 के लिए जो है वह गार्गी मंच की शुरुआत की गई। सक्षम जो है यह बालिकाओं के अंदर आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण है उसके लिए जो है वह सक्षम की शुरुआत की जाती है। सूचना और प्रौद्योगिकी के तहत जो है वह एक तो क्लिक योजना शुरू की जाती है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर कंप्यूटर की साक्षरता जो है वह पैदा करने के लिए। और एक दीक्षा राइज पोर्टल जो है, यह सारी की सारी जो कंटेंट है उसको एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी कि ई कंटेंट के रूप में जो है वो बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया था। उसके बाद में यूथ इको क्लब बेसिकली बच्चों को जो है वो वातावरण के प्रति एक प्रकार से जागरूक करने के लिए शुरू किया गया। ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है, यह सरकारी जो स्कूल हैं उनके अंदर वित्तीय सहायता के लिए जो भी दानदाता है, जो भी भामाशाह है, उनको एक प्रकार से जोड़ने के लिए जो है वह ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 के दिन राजस्थान के 33 जिलों के अंदर शुरू किया गया कार्यक्रम है, जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। महिला शिक्षण विभाग 15 से लेकर 30 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो कि एक प्रकार से वंचित हो, यानी कि विधवा हो, तलाकशुदा हो, उन महिलाओं को जो है वह 10वीं तक की आवासीय विद्यालय जो है वह सुविधा देने के लिए झालावाड़ के अंदर वर्तमान में यह आपके बिहार चल रहा है। राजस्थान में संस्कृत क्षेत्र के लिए संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो महापुरा जयपुर के अंदर की जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में 30 जो है वो मेडिकल कॉलेज है, ये याद रख लीजिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान में 25 जो है वर्तमान में जनता क्लिनिक चल रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम जो है वह आपके नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 30 जिले में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोरोना वाला नहीं है। ई संजीवनी जरूर याद रखना है, टेली मेडिसिन से जुड़ा हुआ है ई संजीवनी। बाकी ये सामान्य जानकारी जो है वह मैंने आपको बता दी है। तो ये आपके कुछ चैप्टर थे जो आर्थिक समीक्षा के इस वाली क्लास के अंदर अपन ने देखे हैं। इसके बाद में एक लास्ट क्लास और आएगी जिसके अंदर बचे हुए 3 चैप्टर जो हैं वह अपन चर्चा करेंगे। 9, 10 और 11 नंबर का जो चैप्टर है वहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो यहाँ इस क्लास को यही अपन समाप्त करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जो है वह आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। और मैं यही कहूँगा, अगर आप आरएस और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से जो है वो इन क्लासों को देखिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये पिछली बार क्लास देखी उन सभी को पता है कि पेपर में कहाँ से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं अंत करते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।